इसकी उपयोगिता दूसरे कामों के लिए भी है, लेकिन इसका एक उपयोगिता क्या है, हमारी प्यास बुझा रहा है। दूसरा, खाना बनाने में भी इसकी उपयोगिता हो सकती है। तो उसी तरह से हर वस्तु में कुछ ना कुछ ऐसा गुण होता है जिससे कि हमारी आवश्यकता पूरी होती है। तो हम कहते हैं कि उस वस्तु में क्या है, उपयोगिता है ना भाई। तो उपयोगिता को हम बढ़ा सकते हैं और उपयोगिता को हम लोग घटा भी सकते हैं, घटा सकते हैं ना जी। जैसे ये अभी पानी पीने के काम आ रहा है, इसमें क्या करो, जहर मिला दो, फिर पियोगे, पी लेगा। अगर महादेव हो जाओगे तो भले पी सकते हो, वो तो जहर भी पी लेते हैं। उब तो नहीं रहा यार, उब रहा है। बहुत दिन से क्लास करने का आदत नहीं है ना, क्या परेशान। देखो, दो चीज होता है, एक तो जिस चीज को तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना उपयोगी है ये तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर इसकी उपयोगिता नहीं समझोगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ये बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उपयोगी समझो, काम का चीज है। तो मैंने कहा कि उपयोगिता को क्या करना है, उपयोगिता क्या करना है। अगर उपयोगिता बढ़ गई तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देना या किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देना ही क्या है, उत्पादन कहलाता है। किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना या उसके मूल्य को बढ़ा देना ही क्या है, उत्पादन कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या करना होगा, ह्यूमन एफर्ट लगा, मानवीय प्रयास, मानव ने प्रयास किया तब जाके इसकी उपयोगिता बढ़ी है। तो मानवीय प्रयास के द्वारा अगर किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना या उसके मूल्य को बढ़ा देना ही क्या है, उत्पादन कहलाता है। अगर तुम किसी वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ा पा रहे हो या उसकी उपयोगिता नहीं बढ़ा पा रहे हो तो कहा जाएगा कि तुमने कोई उत्पादन नहीं किया। जैसे एक लड़का कल प्रश्न पूछा कि सर, जंगल में कोई पौधा जो है उग गया, पेड़ बन गया, तो क्या वो उत्पादन कहलाएगा। लेकिन मानवीय प्रयास नहीं हुआ इसलिए उसको उत्पादन हम नहीं कहेंगे। वहीं अपने खेत में तुम बगीचा लगा लो, उसमें बीज डालो और उसमें पानी डालो, खाद डालोगे, तब वो बढ़ जाएगा, तो कहेंगे उसमें तुमने उत्पादन का काम किया है, क्योंकि तुमने वहाँ पे मानवीय प्रयास किया है। अगर तुम एफर्ट नहीं लगा रहे हो और कोई चीज़ अपने आप हो जा रहा तो तुम उसका श्रेय आप लोगे कभी? अगर लोगे तो कोई देगा नहीं, समझ रहे हो ना। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, उत्पादन करें तो एफर्ट लगा रहे हैं ना भाई, बिना एफर्ट का हो रहा है। खैर, ये बात समझ में आई। उसी तरह से मान लो लोहा लिए, अब मोबाइल बना दिए, तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जैसे एफर्ट लगाए तो उपयोगिता बढ़ जाएगी या उसका मूल्य बढ़ जाएगा, तो कहेंगे हमने क्या किया, उत्पादन किया। ठीक है ना। उपयोगिता बढ़ा देना ही उत्पादन है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो तुमने कहा कि आकार चेंज कर दिया, क्या आकार चेंज नहीं करेंगे तो उत्पादन कहलाएगा? वहाँ पर भी हो सकता है। जैसे गांव में तुम गया, गांव से क्या किया, चावल ले आया एक बोरा, और उसमें चावल को ना वैसे रहने दिया बोरा में, और फिर लाके शहर में बेच दिया। गांव में मिला 500 रुपया में एक बोरा, यहाँ तुमने 1000 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये मूल्य क्या किया तुमने, वृद्धि हो गई, क्योंकि गांव में चावल ज़्यादा था, इसीलिए कोई चीज़ ज़्यादा रहेगा तो उसकी उपयोगिता तुम्हारे लिए कम हो जाती है। गांव के लोगों के लिए उपयोगिता चावल की क्या थी, कम थी, और शहर के लोगों के लिए उपयोगिता चावल की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यानी उपयोगिता तुमने बढ़ा दिया, इसलिए इसका मूल्य भी क्या हो गया,
बढ़ गया। और ये मूल्य तभी बढ़ा या उपयोगिता तभी बढ़ा जब तुम इसको ढो करके यहाँ लाए। तो तुमने क्या किया, प्रयास किया ना जी, यह मानवीय प्रयास हुआ। मानवीय प्रयासों के द्वारा अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है या मानवीय प्रयासों के द्वारा किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है तो कहते हैं कि वो उत्पादन किया है। एसएससी का पेपर जब निकालोगे इकोनॉमिक्स का तो पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ना एसएससी के बच्चों से बनता नहीं है। सीजीएल का जो एग्ज़ाम देता है बच्चा लोग, उससे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता ही नहीं। वो क्या करता है, स्केप कर जाता है। 8 क्वेश्चन है छोड़ के आगे बढ़ जाता है। हमरा से नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स को इस तरीके से पढ़ना नहीं चाहता है। उसको सीधा लूसेंट चाहिए, उसको सीधा सीधी वो क्वेश्चन चाहिए जो आता है, फैक्ट चाहिए उसको, तथ्य। देखो फैक्ट्स ही क्वेश्चन अगर आता है तो इसको भी याद करने का ना एक तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो फैक्ट भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं बना पाता है लोग। अब तुम बताओ कि अगर क्वेश्चन आ गया कि उत्पादन क्या है, तो सीधे सीधे उसमें आएगा मूल्यवर्धन करना, ठीक है, मूल्य कम कर देना, मूल्य उपयोगिता दे देना, ले देना, इस टाइप का कुछ ऑप्शन आ गया। जैसे देखोगे तुरंत दिमाग काम करे, वो उपयोगिता बढ़ा दिया मतलब उत्पादन हो रहा है, मूल्य बढ़ा दिया मतलब उत्पादन हो रहा है, ठीक है। इसके उल्टा होता है उपभोग। जब उत्पादन करते हैं तो क्या करते हैं, उपयोगिता को बढ़ा देते हैं या उसका मूल्य को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब उपभोग करोगे तो उपयोगिता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या उसका मूल्य कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि रोटी है, आटा लिए, इसको मिटा देते हैं हम। आटा है, इससे तुमने क्या किया, रोटी बनाया, एक होटल खोले और रोटी बना लिया। घर में रोटी बनाओगे तो उसको उत्पादन में काउंट नहीं करते हैं लोग, है ना जी। लेकिन अगर तुम होटल खोल लिया और एफर्ट लगाया और रोटी बना दिया, बताओ किसकी उपयोगिता ज़्यादा है, रोटी की। तो तुमने उपयोगिता बढ़ा दिया, यानी तुमने यूटिलिटी बढ़ाया। तो कहेंगे कि तुमने उत्पादन किया किसका, रोटी का। अब हम जाके क्या किए, इसको खा गए। खाने का मतलब क्या, उपयोगिता खत्म हो गया। जो रोटी था हम खा गए ना भाई, तो मेरे पेट में चला गया, तो उपयोगिता क्या हो गई, नष्ट हो गई। यानी कि उपयोगिता खत्म कर देना या उपयोगिता कम कर देना उपभोग कहलाता है। जब भी तुम किसी चीज़ का उपभोग करोगे तो उसकी उपयोगिता कम हो ही जाएगी या नष्ट हो जाएगी। जैसे ये मोबाइल जब शुरू में ख़रीदा गया था तो 35,000 था, हम इसको 3 साल यूज कर चुके हैं। अब बताओ इस मोबाइल को मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो लोग कितना में खरीदेगा, 10,000 में खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। मान लेते हैं 10,000 में ले भी लिया तो 35,000 था इसका प्राइस, अब कितना हो गया 10,000, तो 25,000 मूल्य इसका घट गया ना। इसका मतलब है कि इसकी उपयोगिता कम हो गई। कैसे कम हुई, हम इसको 3 साल से यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं मतलब इसका उपभोग कर रहे थे। उपभोग का मतलब केवल खाना नहीं होता है, ये कपड़ा पहने हुए ना शर्ट, ये भी उपभोग कर रहे हैं। इस मार्कर से लिख रहे हैं मतलब उपभोग कर रहे हैं। घड़ी पहने हुए हैं मतलब हम उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय मार्केट में खरीदे थे 10,000 दाम था, अब बेचेंगे तो 10,000 में कोई नहीं लेगा। तो इसकी उपयोगिता भी घट गई है और इसका मूल्य भी क्या हो गया, घट गया। उपयोगिता घट कैसे गई भाई, अभी भी समय दिखा रहा है और उस समय भी समय दिखा रहा था। इसका उस समय यही काम था, अभी वही काम है, बात वो नहीं। अब ये इसका एक टाइम पीरियड होता है कि 100 साल चलेगा, हो सकता है। हम 3 साल इसको यूज कर लिए ना, तो अब पहले उपयोगिता थी 100 साल की, अब उपयोगिता हो गया इसका 97 साल की। तो 3 साल का उपयोगिता कम हुआ ना भाई।
इसका मतलब है कि हम इसका उपभोग कर रहे हैं। तो उपभोग का मतलब समझ में आया? उपभोग का मतलब होता है वस्तु की उपयोगिता को कम कर देना, या वस्तु की उपयोगिता को नष्ट कर देना, या उस वस्तु का मूल्य को कम कर देना। ठीक है, तभी कहेंगे कि हम उपभोग कर रहे हैं। अभी तो यहाँ लग रहा है कि उत्पादन एक वर्ड है, उपभोग एक वर्ड है। पूरा इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो पूरा 1 महीना चलेगा केवल उत्पादन, 1 महीने का क्लास। उपभोग का भी 1 महीना क्लास चलेगा। तो वर्ड केवल समझा रहे हैं, इसके अंदर का सिद्धांत, इससे जुड़ा हुआ नियम तो बता ही नहीं रहे अभी। उत्पादन से जुड़ा हुआ सिद्धांत है और उत्पादन से जुड़ा हुआ नियम है, उसको पढ़ना है। हम तुमको पढ़ाएंगे नहीं, वो ऑप्शनल में पढ़ना होता है। ये जीएस बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या बच गया? विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन में क्या करते हो? अच्छा, लेन देन करते हो तो क्या होता है? लेन देन का जरूरत है? जरूरत है। अगर मान लो किसी चीज़ का उत्पादन हुआ और उसका उपभोग करना है तो भैया लेन देन करना पड़ेगा ना, एक्सचेंज करना पड़ेगा। और जब एक्सचेंज करते हैं, लेन देन के क्रम में क्या होता है? वस्तु का कीमत तय होता है। वस्तु या सेवा, हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? बैठे बैठे उपभोग कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है। उपभोग कैसे कर रहे हो? सुन करके, समझ करके मेरी सेवा का उपभोग कर रहे हो तुम लोग। समझ पा रहे हो भाई? बैठे बैठे कुछ ना कुछ सीखिए लोगे यार। है, ठीक है। देखो, वस्तु की कीमत का निर्धारण, जब तक लेन देन नहीं होगा वस्तु का कोई कीमतें निर्धारित नहीं हो सकता है। हम अपने मन से कीमत निर्धारित कर लेंगे, घर बैठे रहेंगे वस्तु ले करके, हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे सपोज करो हम एक मोबाइल बना दिए OnePlus, नाम लिख दिए OnePlus, और उसमें अपने मन से 1 करोड़ दाम रख दिए और घर में बैठे हुए हैं। इसका कोई मतलब है? जब तक कोई उसको लेगा नहीं, हम उसको देंगे नहीं, तो 1 करोड़ मिलेगा हमको? नहीं। तो जब तक लेन देन नहीं करेंगे तब तक इसका मूल्य न 1 करोड़ तय नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर कोई मान लो मोबाइल बना लिया, अब 35,000 दाम रख दिया, तो जब तक किसी को देने के लिए नहीं जाएगा ये 35,000 मूल्य नहीं कहलाएगा उसका। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो कि 35,000 दाम रख लिया और किसी को देने के लिए गया, ये बोला क्या कि एक मोबाइल है OnePlus का 35,000 दाम है, लोगे? बोलेगा नहीं, हम 35,000 में नहीं लेंगे, हम 5,000 में लेंगे। तो बताओ इसका मूल्य फिक्स हुआ? नहीं जी, लेन देन के क्रम में ना असली मूल्य फिक्स हो जाता है। जैसे ये बोला 35,000, ये बोला 5,000, कहा कि नहीं लेन देन नहीं हो पाएगा भाई। बोला ठीक, चलो कुछ कम कर देते, तुम अपना आदमी है, 30,000। ये बोला कि नहीं तुम भी अपना आदमी है तो 10,000, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो बार्गेनिंग होगी, सौदेबाजी करते 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 ये 25 में आ जाएगा, ये भी करते करते क्या हो जाएगा? 25 में आ जाएगा। चलो ठीक है, अपना अपना आदमी है तो 25,000 में लेन और देन कर लेते हैं। उस मोबाइल का दाम कितना हो जाएगा? 25,000। तो जब तक लेन देन नहीं करोगे किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता। यहाँ पे वस्तु की कीमत का निर्धारण, तो देखो हम लिख रहे हैं वस्तु का, वास्तव में कीमत निर्धारण होता है तो केवल वस्तु यूज नहीं करते हैं, उत्पादन के कुछ साधन होते हैं, उसका भी लेन देन होता है, अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे वस्तु
के कीमत का भी निर्धारण होता है, और अगर उत्पादन के साधन हम लोग लेन देन करते हैं तो साधन के भी, साधनों की कीमत का भी निर्धारण होता है, दोनों का प्राइस। अब उत्पादन के साधन क्या क्या हैं तो आगे आगे हम लोग बात करेंगे। भूमि, ये कोचिंग भी जो है ना वो भूमि में आएगा, इसके भी उपयोग का क्या है, एक कीमत होता है जिसको कि रेंट कह रहे हैं हम लोग। श्रम, अभी हम काम कर रहे हैं, हम श्रमिक हैं, मेरे अंदर क्या है, श्रम है। तीसरा पूंजी होता है, ये बोर्ड क्या है, पूंजी है। ये टेबल, ये बेंच, ये कुर्सी, ये पंखा, सब क्या है, पूंजी है, ये भौतिक पूंजी है। इसके अलावा होता है उद्यमिता। उद्यमिता एक गुण है, उत्पादन के सभी साधनों को जुटा करके उत्पादन करने का जो गुण जिस व्यक्ति में होगा, कहेंगे उसके पास क्या है, उद्यमिता है। मान लो अगर हम इस कोचिंग को खोल रहे हैं तो हम कहीं से भूमि लाए, कहीं से पूंजी जुटाए, है ना भाई, और खुदे यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। ये तीन चीज़ कौन जुटा रहा है, हम, तो हमारे अंदर उद्यमिता भी है। ठीक है, अभी समझ में आएगा आगे चल के। अब देखो, जैसे ही वस्तु की कीमत निर्धारण की बात करते हैं ना, तो कीमत निर्धारण किसी भी वस्तु का या साधन का होता है तो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से होता है, मांग एवं पूर्ति। डिमांड और सप्लाई, इस दुनिया में जितने भी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है उसके कीमत का निर्धारण कौन करता है, डिमांड और सप्लाई। जैसे अभी बोले ना, एक मोबाइल है OnePlus का, तुम बेच रहे हो, बेचना मतलब सप्लाई देना, और हम इसको खरीदना चाहते हैं मतलब हम मांग कर रहे हैं। खरीदना मतलब मांग करना, और बेचना मतलब सप्लाई देना। तो सपोज करो कोई आदमी मोबाइल बोला क्या कि 35,000, एक आदमी 35,000 में बेचने के लिए तैयार है, मतलब ये सप्लाई देने के लिए तैयार है, कितना में, 35,000 में। और एक आदमी खरीदना चाहता है, और ये खरीदना चाह रहा, मान लो कह रहा कि हम 15,000 देंगे, यानी ये डिमांड कर रहा है, कितना में, 15,000 में। तो यहाँ पे बेचना चाहता 35 में, खरीदना चाह रहा 15 में, बात बनेगी, नहीं बनेगी। बस 15 मिनट और है, उसके बाद इसको ऑफ करेंगे। ये क्या करेगा, कम कर देगा। मान लो ये 25,000 में आ गया, ये भी 25,000 देने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब है कि जो बेचने वाला है उसको विक्रेता कहते हैं। विक्रेता बेचना चाहता है मतलब सप्लाई देना चाहता है, मतलब आपूर्ति करना चाहता है, कितना में, 25,000 में। और खरीदने वाला मतलब क्रेता, वो क्या कर रहा है, खरीदने के लिए तैयार है, कितना में, 25,000 में, मतलब वो मांग कर रहा है कितने में, 25,000 में। इसका मतलब यहाँ डिमांड और सप्लाई का, डिमांड और सप्लाई यहाँ क्या हो गया, बराबर हो गया। और जैसे डिमांड और सप्लाई बराबर होगा, कीमत कितना हो गया इसका, 25,000। 25,000 में क्या हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी। तो कीमत का निर्धारण ऐसे ही होता है, हमें पता नहीं चलता है। मार्केट में तुम जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे मान लो ये बोला 300, ये 300 में सप्लाई दे रहा था, तुम बोला नहीं 200 में हम लेंगे, मतलब तुम क्या किया, कितना में किया, डिमांड 200 में, इस सप्लाई देने के लिए कितना में तैयार हुआ, 300 में। सपोज करने वाली बात है। ऐसे में क्या हुआ, ये बेचारा सोचा कि लगता है कि अगर 200 नहीं करे तो नहीं लेगा, तो लेन देन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मान लो कोई 200, ये 200 कर दिया, और तुम 200 में लेने के लिए तैयार थे, डिमांड 200 में, सप्लाई भी 200 में, तो डिमांड और सप्लाई बराबर हुआ। इसकी सेवा का मूल्य कितना फिक्स हुआ,
200 रुपया। समझ में आ रहा? सब्जी खरीदने जाते हो, कुछ नहीं, डिमांड करने वाला और सप्लाई देने वाला जो राशि बोलता है, जब तक वो बराबर नहीं होगा तब तक कीमत तय नहीं होगा। सब्जी बोला सप्लाई देने वाला 25 रुपया केजी, तुम बोला नहीं 15 रुपये केजी, बराबर नहीं ना हुआ, तो तुम कम कर दिए, ये थोड़ा बढ़ गया। डिमांड और सप्लाई क्या हो गया? बराबर हो गया, सब्जी का कीमत तय हो गया। तो डिमांड और सप्लाई एक चैप्टर है, ये बेसिक चीज़ है, उसको किसी दिन पूरा बता देंगे, ठीक है, अभी समझने के लिए बता दिए। तो दुनिया में किसी भी चीज़ के कीमत का निर्धारण डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही होता है। डिमांड और सप्लाई को बाजार की शक्ति कहा जाता है, यानी कि मार्केट फोर्सेस कहा जाता है। यही तय करता है कि किसी वस्तु की या किसी सेवा की क्या कीमत होगी, ठीक है ना। उत्पादन समझ गया, उपभोग समझ गया, तो उत्पादन के साधन होते हैं कुछ, उत्पादन के साधन होते हैं। कौन कौन सा है जी? भूमि, लैंड, ठीक है ना। और उद्यमिता। बस इसके बाद ना हम लोग आ जाएंगे अर्थव्यवस्था में, सिस्टम को समझना शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखो, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है। अगर कहीं तुमको उत्पादन करना है तो ये सारा चीज़ तुमको इकट्ठा करना पड़ेगा एक जगह। मान लो मोबाइल अगर तुमको बनाना है तो पहले एक फैक्ट्री के लिए ज़मीन लेना पड़ेगा। ज़मीन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भूमि के अंतर्गत रखते हैं। उस पर एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, यानी जिसको फैक्ट्री बोलोगे, तो फैक्ट्री भी किस में आएगा? भूमि में ही आएगा। यानी बिल्डिंग भी क्या है आपके लिए? भूमि कहलाएगा। फैक्ट्री भी क्या हो आपके लिए? भूमि कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब पूंजी के रूप में तुमको फैक्ट्री में बहुत सारा सामान यूज लगाना पड़ेगा, मशीन वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो मशीन लगा दी तो पूंजी हो गया। अब काम करने वाला मजदूर भी तो चाहिए, श्रम, यानी कारीगर वगैरह जो आया वो क्या हो गया? उसके अंदर क्या? श्रम है। श्रम लाज नहीं, काम करने की जो क्षमता है उसको श्रम कह रहे हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज को कौन जुटा रहा है? जो व्यक्ति जमीन किराए पे लिया, मकान बनाया, कहीं से लेबर को बुला के लाया और कहीं से पूंजी ले आया और एक फैक्ट्री बना के उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो ये सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है? तो जिस व्यक्ति के पास ये मैनेजमेंट करने का गुण होगा, कहीं उसके पास क्या है? उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर। अगर ये नहीं रहेगा तो इन सबको जुटा ही नहीं पाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ कोचिंग खोलना था, कोचिंग मतलब ये कोचिंग है, तो हमने क्या किया? पहले किसी से भूमि लिया किराए पर, इसके बाद यहाँ पूंजी के रूप में हमने क्या किया? कुर्सी, टेबल, बेंच, पंखा, बल्ब, बोर्ड, मार्कर वगैरह यूज किया, यहाँ पे खरीद के लाया, वो हमारा पूंजी हो गया। इसके अलावा हम खुद यहाँ पढ़ाने के लिए आ गए, एक स्टाफ रख लिए, भाई कोई आएगा तो इंक्वायरी करना, ये क्या हो गया हमारे लिए? लेबर। ये तीनों काम कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। हम ये भी किए, हम ये भी किए और हम ये भी किए। तो मेरे अंदर जो गुण है उसको हम क्या कहेंगे? उद्यमिता कहेंगे, ठीक है ना। अभी उद्यमिता के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे आगे चल करके। इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है, ये केवल वर्ड नहीं है,
ये अपने आप में बहुत विस्तृत कंसेप्ट है, लेकिन वो आगे की बात है। अब देखो, कोई भी साधन है, उस साधन को तुम उपयोग कर रहे हो। जैसे ये कोचिंग एक साधन था, साधन कैसा है? भूमि है, ये इसका उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग करने के बदले में मकान मालिक को कुछ देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो उपयोग करने का कुछ कीमत देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं साधनों की कीमत, उसको हम लोग साधन लागत कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? फैक्टर। अब देखो, यहाँ फैक्टर कॉस्ट अगर नहीं समझोगे तो जब जीडीपी पढ़ते हैं हम लोग, नेशनल इनकम, तो वहाँ पे फैक्टर कॉस्ट वर्ड आ जाएगा, किसी को नहीं समझ में आता। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आ जाता था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या सकल घरेलू उत्पाद किस पर? साधन लागत पर। अब बुझाता ही नहीं था कि साधन लागत है क्या, अब कंफ्यूज रहते थे। इसलिए बेसिक शब्दों को जानो, फिर किसी भी किताब को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एक एक बात समझ में आएगा। कोई भी आर्थिक घटना होगी, तुम उसको आसानी से, देश दुनिया का हो या राज्य का हो, सब समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेसिक ना कोई समझाता है ना कोई पढ़ाता है। सीधे नेशनल इनकम, सीधे 5 ईयर प्लान, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड करने लगता है। अब बच्चों का सर क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, पढ़ने में ना मन नहीं लगता है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, आप एक एक बात को समझते चले जाओगे, अब बाद में आपको आनंद आने लगा पढ़ाई में। खैर, अगर तुम किसी का ज़मीन यूज कर रहे हो तो उसके बदले किराया देना पड़ेगा। क्यों देते हैं? उपयोग के बदले में, उपयोग करने के बदले में, और फिर ये वापस करना पड़ेगा। तो उपयोग करने के बदले में अगर भूमि उपयोग करते तो उसके लगे बदले में हमें लगान देना पड़ता, रेंट। तुम किसी का मकान ले करके रह रहे हो तो उपयोग करने के बदले क्या करते हो? रेंट देते हो ना। तो भूमि के उपयोग के बदले में रेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग जब किसी का ज़मीन या किसी का मकान यूज करते हैं तो उसको क्षति होती है। जैसे सपोज करो, एक खेत है, खेत में तुम खुद खेती करते, धान लगाते, तो हो सकता है कि 1000 का धान उपजा लेते तुम। कोई आदमी आया, बोला यार तुम खेती मत करो, हमको खेती करने दो, हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो तुम बोलो ठीक है, लेकिन भाई हम तुमको दे देंगे यूज करने के लिए, तो फिर हमें क्या होगा? हमारा तो क्षति हो जाएगा। हम 1000 का धान उपजा सकते थे। तो बोले ठीक है, जितना का तुम उपजा सकते थे उतना हम तुमको दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारा क्षति नहीं होना चाहिए। तो 1000 क्या है? क्षति पूर्ति कर रहा है, क्षति की पूर्ति कर रहा है। उसी क्षति पूर्ति को हम लोग क्या कहते हैं? साधन का लागत, यानी रेंट क्या हुआ? इस जमीन का उपयोग करने के बदले में जो लागत है वो हमें वो दे रहा है। मान लो इस कोचिंग को हम खोले हैं, मान लो इस कोचिंग को हम खोले और जो हमारा मकान मालिक है वो बोले कि आपको अगर एक कमरा दे देंगे, हम खुद पढ़ाते, हम खुद कोचिंग खोलते तो हमको लाभ होता, लेकिन आप मांग रहे हो। तो बोले ठीक है भाई, उपयोग करने के बदले में आपको रेंट दे देंगे। तो जब भी कोई साधन हम यूज करते हैं तो उसके यूज करने के दौरान उसकी क्षति होती है। तो क्षति किसको होगी? इस साधन का जो मालिक होगा। तो उस मालिक को क्षतिपूर्ति के बदले में क्या करते हैं? कुछ लागत हम देते हैं। तो वहीं पे ये हुआ, भूमि के बदले हम लोग लगान देते हैं। और अगर किसी के श्रम का यूज करते हैं, एक लेबर के अंदर 8 घंटा काम करने की क्षमता है, उस क्षमता को हम श्रम बोल रहे हैं। लेबर को बुलाए और उसके 8 घंटे काम करने की क्षमता को यूज करके अपना मकान बनवाए, उसका 8 घंटा करने का क्षमता जो था, काम करने की क्षमता, वो क्षति हो गया ना जी। उसका पूर्ति कैसे होगा? उसको मजदूरी देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? मजदूरी देते हैं। या
पर डे देते हैं तो मजदूरी हो गया, अब महीने के हिसाब से देते हैं तो कहते हैं भाई सैलरी दे रहे हैं, ये नहीं करते हैं। इसको हम लोग वेज कहते हैं या अंग्रेजी में सैलरी कहते हैं। अब पूंजी कैपिटल, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है, अब तुम आ गया कि सर हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए, हम एक दुकान खोल रहे हैं, उससे 10,000 रुपया महीना कमाएंगे। तो हम कहे तुमको 1 लाख दे देंगे तो हम दुकान कैसे खोलेंगे, हम भी दुकान खोलते तो हमको भी तो लाभ होता ना भाई, हम भी कुछ कमाते। तो बोले सर आप जितना कमा सकते हैं बोलिए। बोले कि हम साल में 5,000 या महीने में 5,000 रुपया कमा लेते हैं, मतलब 1 लाख का 5,000 महीने में कितना हो गया, 5% हुआ। तो बोले ठीक है सर हम ही दे देंगे आपको, आप 5,000 कमा पाओगे 1 लाख यूज करके, और हम 1 लाख यूज करके 10,000 कमा सकते हैं, 5,000 हम आपको दे देंगे। तो कहने का सेंस यहाँ ये हुआ कि पूंजी के बदले में जो क्षतिपूर्ति दी जाती है उसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट, ब्याज। बैंक में ही ना होता है, बैंक में जाते हैं कर्ज लेने तो बैंक वाला बोलता है कि देखो हम मुकेश अंबानी को भी दे सकते हैं 1 लाख और तुमको भी दे सकते हैं, तो भाई जो हमको ज़्यादा देगा ब्याज हम उसको दे देंगे, है ना। वो दे रहा था 5%, तुम 6% दे दो, तुमको दे देंगे। तो कुछ नहीं करना है, पूंजी के उपयोग के बदले में जो क्षतिपूर्ति दी जाती है उसको ब्याज कहते हैं। और ये ब्याज क्या है, पूंजी का साधन लागत है, ठीक है। और ये सारा काम करने के बाद मान लो भूमि ले लिए, मजदूर बुला लिए, पूंजी लगा लिए, हाँ ठीक है हो जाएगा, ठीक है। तो पूंजी ले लिए, बोल दिया उसने, ठीक। अब देखो यहाँ मान लो कि हमने क्या किया, ये जुटा लिया। ऐसे में क्या होगा कि उत्पादन होने लगेगा, उसको मार्केट में बेचेंगे, बेचने के बाद लाभ होगा। लाभ किसको जाएगा, यानी जो उद्योगपति होता है वही तो उद्यमी है। उद्योगपति क्या हुआ, उद्यमी। इसको बेचारा दिन भर लग करके काम किया, सबको जुटाया, उत्पादन करवाया, तो इसका भी तो क्षति हुआ। इसके क्षति के बदले कुछ तो पूर्ति करना पड़ेगा ना, तो लाभ इसके खाते में जाएगा, प्रॉफिट। समझ में आया। ये सारे हैं उत्पादन के साधन, और इन साधनों का जब उपयोग होगा तो उपयोग करने के बदले में कुछ ना कुछ लागत देना पड़ेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, साधन लागत, यानी फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में रेंट हो गया, वेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इतना के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिक बात हो गया, अब हम लोग इकोनॉमी को समझेंगे। इतना के बाद हम लोग इकोनॉमी को समझेंगे। देखो यहाँ हम बोल रहे हैं अर्थ व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या है, यहाँ एक सिस्टम है। ये कोई भी सिस्टम होगा उसमें क्या होगा ना, उसके घटक होते हैं, कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा, और वो सारे जो घटक होंगे अंतर संबंधित होंगे, जुड़े होंगे आपस में, और वो क्या करेंगे, अंतर क्रिया करेंगे। हमारा जो बॉडी है वो एक सिस्टम है, और सिस्टम में मान लो सर एक घटक हुआ, ये हाथ दूसरा घटक हुआ, पैर तीसरा घटक हुआ, और यहाँ से यहाँ तक धड़ जो है हमारा वो चौथा घटक हुआ। ये सिस्टम का ये सब घटक हुआ, और ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, और आपस में क्या कर रहा है, अंतर क्रिया कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। दिमाग ऑर्डर दे रहा, हाथ हिल रहा है, दिमाग ऑर्डर दिया, पैर हिल रहा है, तो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं और अंतर क्रिया करते हैं। उसी तरह से अर्थव्यवस्था के भी कुछ घटक होते हैं, जैसे
अर्थव्यवस्था का एक घटक होता है उत्पादन करने वाला सभी संस्था, यानी उत्पादन क्षेत्र कहते हैं उसको, फर्म्स। दूसरा होता है उपभोग करने वाले सारे लोग, उसको हम लोग घरेलू क्षेत्र कहते हैं, यानी 140 करोड़ जनता। तीसरा घटक है सरकार, और चौथा घटक है बैंक वगैरह है, इसको डिटेल में करेंगे हम लोग। ये ना आपस में जुड़े हुए हैं। उत्पादन करने वाले लोग उत्पादन करके वस्तु यहाँ बेचता है, ये लोग खरीदते हैं तो पैसा यहाँ जाता है। सरकार भी क्या करती है, वस्तु खरीदती है और पैसा देती है। सरकार क्या करती है, यहाँ पे जनता है ना, ये जनता को नौकरी पे रखती है और उसको वेतन देती है। उत्पादन करने वाले लोग यानी जितना भी फैक्ट्री का मालिक है वो क्या करेगा, पैसा बैंक में जमा करता है, वहाँ से कर्जा लेता है। ये आम आदमी हम सब यहाँ पे हैं, हम सब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं और कर्जा लेते हैं। सरकार भी बैंक में पैसा जमा करती है और कर्जा लेती है। आपस में जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो ना। तो इस सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। और दुनिया भी जुड़ी हुई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष दुनिया ये भी जुड़ी हुई है। कैसे, ये हम लोग आगे बात करेंगे। इसी सिस्टम को डिटेल में समझना होगा, ठीक है ना। आगे के क्लास में हम लोग डिटेल से इसको समझेंगे, ठीक है ना। चलो।